एवरीवन, स्वागत है आपका लॉट्स ऑफ लर्निंग में। हम ले रहे हैं न्यू सिलेबस 2026-27 के अकॉर्डिंगली क्लास 9 साइंस। लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। आज है लास्ट क्लास चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज है चैप्टर 2 सेल्स द बिल्डिंग ब्लॉक की सेकेंड क्लास, और आज हम लोग कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। शुरुआत करते हैं पहली चीज से, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is the outermost covering the protective layer of the cell. Outermost protective layer of the cell. जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये बाहर के फॉरेन कांटेक्ट से हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। कोई बाहर की फॉरेन बॉडी हमारे सेल को हार्म ना कर दे, ये जिम्मेदारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि वो अलाउ करती है कुछ सम रिक्वायर्ड फॉरेन मटेरियल को हमारे सेल के अंदर। देखिए, सेल मेम्ब्रेन हमारे को प्रोटेक्ट करती है, हमारे सेल को फ्रॉम आउटसाइड, बट उसको कुछ चीजों को जो हमारे सेल के लिए रिक्वायर्ड है उसको अलाउ करती है इन एंड एग्जिट। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि वो कुछ चीजों के लिए एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, यानी कि वो हर फॉरेन बॉडी को अलाउ नहीं करती हैं हमारे सेल के अंदर। जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है सिर्फ उसके लिए ही अपने पोर्स को ओपन करती हैं एंड क्लोज कर लेती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली, क्योंकि वो सेलेक्ट करती है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स यानी कि फैट्स एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड से। ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि अलाउ करता है एग्जिट एंड एंट्री ऑफ सम मटेरियल जो कि उसको रिक्वायरमेंट में है। गंदगी है बाहर भेज देगा, कोई रिक्वायर्ड आइटम है उसे एंट्री दे देगा। बात समझ में आई? इस प्रोसेस को एंट्री एग्जिट वाले प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जो कि नॉर्मली आप अमीबा को करते हुए देख सकते हैं। अमीबा यानी कि छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से होता है कुछ। जब उसे फूड दिखता है वो शेप ले लेता है उस फूड को एनगल्फ करने की और धीरे धीरे उसे अंदर ले लेता है। बात समझ में आई है आप लोगों को? एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिससे एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल होते हैं। उसको अमीबा भी यूज करता है इन एंड आउट करने के लिए। इन करता है फूड आइटम्स को और आउट करता है अपने एक्सक्रीटा को अमीबा। साथ में एक चीज और, सेल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत है या आप अपने कोई विचार हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज कमेंट्स में हमें बताएं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए सेल मेम्ब्रेन में आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस का नाम मैंने लिखा है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? एक स्पॉन्टेनियस या कह लो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट। एक स्पॉन्टेनियस या कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट किसकी? गैसेस like
oxygen and carbon dioxide and other materials. डिफ्यूजन कहलाता है एक स्पॉन्टेनियस, एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड अदर मटीरियल्स. कहाँ? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ region of lower concentration. जहां पर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट. अगर कहीं किसी सेल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पर ऑक्सीजन को भेज देता है. बात समझ में आ रही है? कई बार जैसे सपोज हम लोग कोई टाइट बैंगल्स पहन लेते हैं, कोई हाथ में रबड़ आ गई, वहां पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई एकदम से रुक जाता है. जब जो हाथ है वो जो जहाँ पे एरिया है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है. क्या होता है, जब वो रबड़ हटेगी एकदम से जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल है वहां से उस लोअर ऑक्सीजन लेवल वाली जगह पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो जाएगा. क्या डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आया? फिर से समझिए. जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या अदर गैसेस है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में चला जाता है. तो एक वर्ड और सीखेंगे, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस किसे कहा गया है? ये भी तो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा डिफ्यूजन है, बस ये गैसेस अलाउ करता है, ये वाटर कॉन्सेंट्रेशन अलाउड करता है. सेम फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन. कहीं सेल में, किसी सेल में पानी की मात्रा कम हो गई है तो वो अलाउ करता है मूवमेंट. अगर गैसेस मूव हो रही है तो डिफ्यूजन कहलाता है, अगर वाटर मूव हो रहा है तो ऑस्मोसिस कहलाता है. यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो. आई होप यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए कि मैम हमें आपकी पढ़ाई भी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग चेंजेस करेंगे अपने प्रोसेस में. जैसा कि मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस क्या था? जो वाटर मूवमेंट अलाउड करता है इन बिटवीन द सेल्स. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. मैंने आपके सामने लिखा है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या होता है? एक सेल को डाला जाता है एक शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में. एक बीकर में आपने थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट मिक्स कर लिया, उसके बाद आप एक सेल को डालेंगे. अगर जो हमारा मीडियम है यानी कि हमारा पानी है उसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन है, देन सेल, तो क्या होगा? अगर हमारा जो सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है जिसमें हमने नमक या चीनी घोली है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारे सेल से तो क्या होगा? सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. सेल विल गेन वाटर एंड देन उसका रिजल्ट क्या होगा? सेल स्टार्ट्स स्वेलिंग. सेल जो है फूलना शुरू हो जाएगा, स्वेल करना शुरू हो जाएगा. किसी को कोई दिक्कत? अगर हमारा जो मीडियम है उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हमारे मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है सेल से तो क्या होगा? सेल विल लूज वाटर एंड सेल स्टार्ट्स श्रिंकिंग. फिर से समझते हैं मैंने क्या समझाया.
एक सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी के अंदर चीनी या नमक घोलेंगे, एक सेल को डालेंगे। अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिससे क्या होगा, सेल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा और सेल जो है वो फूल जाएगा। इसकी ठीक ऑपोजिट सिचुएशन है हाइपरटोनिक। अगर मेरे सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर के मीडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सेल जो है पानी छोड़ देगा और सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। अगर मीडियम में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, एज सेल कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जैसा सेल के अंदर है वैसा ही है, तो क्या होगा, नीदर लूज वाटर नॉर गेन, और साइज में नो चेंज। प्लीज इसे ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। इस सिचुएशन में सेल के अंदर पानी भर जाएगा, सेल पानी छोड़ देगा, नो चेंज। कोई दिक्कत, प्लीज लेट मी नो। प्लीज इसे ध्यान से देखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए। आई होप आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो प्लीज बताइएगा। हम बात करेंगे अब सेल वॉल की। सेल वॉल भी हमारी एक आउटर लेयर है, ये भी हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अरे यही तो हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ा था कि वो भी आउटर मोस्ट लेयर है, वो भी प्रोटेक्शन के काम आती है, सेल को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मेम्ब्रेन जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द शेप, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। किसी को कोई दिक्कत? ये फ्लेक्सिबल थी, तभी तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया है। और ये रिजिड है, ठोस है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई थी, और ये जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल जो है ना वो ओनली इन प्लांट सेल है, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ये भी आउटर लेयर है, ये भी हमारी प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। फर्क क्या है? मेम्ब्रेन शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, सेल वॉल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी, वॉल रिजिड है। मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से यानी फैट्स एंड प्रोटीन से बनी हुई थी, ये सेल्यूलोज से बनी हुई है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया तो देन गिव मी अ थम्स अप। चलिए आगे छोटी सी बात और पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल वॉल जो है स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे सेल को स्ट्रेंथ देती है। और सेल वॉल का काम एक बार बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड आता है व्हेन सेल ड्रॉप्स इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब एक सेल को डाला जाता है तो क्या होता है? सेल स्वेल करता है। जब सेल स्वेल करता है, इसकी आउटर लेयरिंग पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्या होता है? प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन आउटर लेयर, यानी कि सेल वॉल। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सेल के अंदर पानी भर रहा है, सेल फूल रहा है, वो बाहर की तरफ दबाव बना रहा है, और सेल वॉल का काम है कि वो बर्स्ट ना हो जाए, कहीं सेल बर्स्ट ना हो जाए। सो सेल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ देता है और प्रोटेक्ट करता है
बर्स्टिंग। सेल के फट ना जाए, सेल को फटने से बचाता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर सब समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप। एक सेल वॉल के बारे में एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे। जब हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एक हाइपरटोनिक में सेल स्वेल कर जाता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जब सेल वॉल हेल्प करता है टू बैक इन नॉर्मल शेप। अगर हाइपोटोनिक में हमारा सेल स्वेल कर गया है, तो जब सेल को बाहर निकालेंगे, उसको नॉर्मल साइज में लाने के लिए सेल वॉल क्या है, अंदर की तरफ दबाव बनाएगा, पानी को बाहर छोड़ेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। सिमिलरली जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर जाएगा, सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा, सेल वॉल उसे वापस से शेप में लाने में हेल्प करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। यानी कि जब हमारा सेल स्वेल हो जाता है या श्रिंक हो जाता है, उसको शेप में वापस लाने के लिए प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलाइसिस। कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में सब समझ में आ गया हो, और उन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया हो। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस जानते हैं, एंड हम इस क्लास को आज एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, ये तो थे दोनों आज के सेल की बाहर लेयर्स, सेल के अंदर के कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं वो कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस से। सो आइए देखते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली साइज में छोटे होते हैं, ये उनके कंपैरिजन में लार्जर साइज के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यूकैरियोटिक में होती है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल क्रोमोसोम सेल है, यूकैरियोटिक मल्टी क्रोमोसोम सेल है। ये रिप्रोडक्शन सहारा लेते हैं एसेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेकर मल्टीप्लाई होते हैं। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यूनि यानी सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर। सेंट्रोइड एब्सेंट है, सेंट्रोइड प्रेजेंट है। बाइनरी फिजन के द्वारा सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस मायोसिस दो प्रोसेस है, उनके द्वारा सेल डिवीजन होता है। जो सेल ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बैक्टीरिया, एल्गाई कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। प्लांट, एनिमल, फंगाई ये कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। प्लीज इसे बहुत ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़े। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। दो डिफरेंसेस चैप्टर में से आते हैं, या तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक या प्लांट सेल एनिमल सेल। आपके लिए एक प्रॉपर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस हमने दिया है। प्लीज वीडियो को स्टॉप करके जरूर इसे ध्यान से देखिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ही चैप्टर समझ में आया हो। आज हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस, इतना पोर्शन कवर करा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। साथ में न्यू सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंगली हम लोग अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी ले रहे हैं, उनके लिए भी अगर आपको वो भी समय समय पर मिलती रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में हम लोग कोर्स मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग पोर्शन तो हमारी वीडियोस में हो जाएगा, लेकिन लर्निंग मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
एंड PYQs सब आपको हम प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज. सो प्लीज़ लेट अस नो. अगर आप लोगों को कोर्स मटेरियल हमें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करना. जल्दी हम लोग आपको नंबर एंड अदर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.